काफी इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में हम ये डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। जिसको एक बार नहीं समझ आएगा उसको फिर बहुत टाइम लगता है इसमें समझ आने में ना, तो इसलिए प्लीज ध्यान से सुनिएगा। रफ कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ। सबको स्क्रीन और वॉइस क्लियर है? एक बार यस लिखो चैट बॉक्स में। जो ज्वाइन कर रहा है जय हनुमान जी कर दो साथ में। स्टार्ट करें बस 1 मिनट में। चलो सुनो सब लोग, तो हेडिंग डालेंगे डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये जितने भी हम चीजें पढ़ेंगे वो सब पार्टीशन थ्योरी का पार्ट है। पार्टीशन थ्योरी कहने का मतलब है इसको एक बहुत ही क्लासिकल प्रॉब्लम की तरह रिप्रेजेंट किया गया था, जिसमें ये लिखा गया था कि मान लो मेरे पास से कुछ बॉल्स हैं। भैया इसको फेंक देना। हाँ सुनो, पार्टीशन थ्योरी में क्या बताया गया था। मान लो मेरे पास से 7-8 बॉल्स हैं, या 7 मान लो, चलो 7 बॉल्स हैं मेरे पास, और 3 बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो अब मैं मतलब 4 पॉसिबल केस हो सकते हैं कि भाई 7 की 7 बॉल डिफरेंट हैं और जो 3 बॉक्स हैं वो डिफरेंट है। ये पहला केस हो गया, ठीक है। दूसरा केस होगा 7 की 7 बॉल सेम है और बॉक्सेस डिफरेंट है। ये सेकंड केस हो गया। थर्ड केस हो जाएगा कि पहले हमने बॉक्सेस डिफरेंट कर लिए दोनों, अब एक बार क्या होगा फिर बॉक्सेस सेम करके बन जाएंगे कि भाई बॉल सेम है, बॉक्सेस भी सेम है, आइडेंटिकल है मतलब बॉक्सेस, और बॉल्स डिफरेंट है और बॉक्सेस आइडेंटिकल है। तो ये 4 केसेस बन जाते हैं। तो ये चारों की जो थ्योरी है वो हम अब एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। अब किसी में रिक्वायरमेंट कैसी भी हो सकती है। किसी में ऐसा हो सकता है कि भाई एक बॉक्स में एक ही बॉल आनी चाहिए, एक बॉक्स में ज्यादा बॉल भी आ सकते हैं, जैसे हमने पहले भी इससे देखा था, ठीक है। क्योंकि वहां पे बस ये था कि भाई आपको बस डायरेक्टली बॉल्स को पुट करना है, वन वे था और डिफरेंट डिफरेंट चीजें थी, थोड़ा सा आसान था। यहाँ पे जरूरी नहीं है वो चीजें आसान हो, हर बार हमें हो सकता है केसेस बनाने पड़े, हमें सोचना पड़े। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वहां तो परमुटेट करना होता था। वहां पे ऐसा क्वेश्चन था कि भाई 6 लेटर्स हैं, 3 लेटर बॉक्स में, बताओ कितने वेज में पुटअप करोगे। तो उसमें तो डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन था और कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी वहां पे, बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्शन थी। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आएगी कि भाई एक डब्बे में एक ही बॉल आनी चाहिए, एक डब्बे में मैक्सिमम 2 आ सकती हैं, ऐसे करके। तो वो थ्योरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बनती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इसका पार्ट है डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ, एक एक करके स्टेटमेंट लिखूंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ आएगा, ठीक है। अच्छा, डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फर्क है? डिवाइड करने का मतलब, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो अपने पास कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स हैं, हम लोग बैठ के, जैसे मान लो 4 लोग बैठ के कार्ड्स खेल रहे हैं, ठीक है। तो कार्ड में हमारे पास, आपको पता हो, 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 13 करके 4 सूट होते हैं उसमें, 13 के ना। तो मान लो हमने वो गड्डी को शफल किया और हम ऐसा बांटना स्टार्ट किया हमने लोगों के बीच में, तो हमने उसकी 4 गड्डी बना ली। अब अगर मैंने उसकी 4 गड्डी बना ली, मतलब हर गड्डी में 13 है, तो वो मैंने अभी मान लो किसी को नहीं बांटी और मैंने वो टेबल के ऊपर 4 गड्डी बना के रख दी। तो इसको बोलते हैं डिवीजन करना। मैंने 52 कार्ड्स को 13 के 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। जरूरी नहीं है वो 13 में ही करें, अभी तो हम खेल रहे हैं इसलिए हम 13
के उसमें कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि भाई मैंने बोला कि भाई तू ऐसा कर, एक को 10 देने हैं अपने को, एक को 16 देने हैं, एक को 12 देने हैं, एक को 14 देने हैं। तो उसमें मैंने ऐसा डिवीजन किया कि भाई एक के पास 10 गया, अभी गया नहीं, मतलब टेबल पे रखा, तो एक के पास 10 गया, एक के पास 12 गया, ऐसे करके टोटल अपने पास 52 हो गए। तो डिवीजन कहने का मतलब होता है कि हमने बस डिवाइड करके रख दिया। सिमिलरली जैसे हम बोलते हैं कि भाई सिलेक्ट करने का क्या मतलब होता है कि बस ग्रुप बना दिया हमने, और अरेंज करने का क्या मतलब होता है उस ग्रुप को फिर हम शफल भी कर रहे हैं। तो सिमिलरली डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा है, डिवीजन का मतलब है कि हमने बस डिवाइड करके रख दिया है, डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब होता है उसको अब लोगों को भेजो, उसको लोगों में बांटो। अब जब आपकी 4 गड्डी है तो मैथ्स कहती है कि ऐसा नहीं होगा कि भाई जो गड्डी तेरे पास होगी वो तेरे पास आएगी, जो गड्डी तेरे से दूर है वो भी आ सकती है। तो मतलब अगर 4 गड्डी हैं और 4 लोग हैं, वो 4 फैक्टोरियल से डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं। समझ गए, कॉमन सेंस है। 4 गड्डियां हैं, मैंने 4 गड्डियां बना ली और 4 लोग बैठे हुए हैं, तो वो कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं? 4 फैक्टोरियल से डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं। तो डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन में ये फर्क है। डिवीजन का मतलब होता है बस डिवाइड करके चीजों को ग्रुप्स में डिवाइड करके रख देना। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब होता है कि वो जो डिवाइडेड ग्रुप हैं उनको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करो। अब वो भी बहुत सारे तरीकों से किया जा सकता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं उसी की स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ। तो डिवीजन जब लिखूंगा उसका मतलब है मैं डिवाइड कर रहा हूँ, और जब मैं डिस्ट्रीब्यूशन लिखूंगा उसका मतलब है मैं लोगों में बांट रहा हूँ। आप ऐसे भी सोच सकते हो, डिवीजन ऑफ m plus n ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्ट लिखना बहुत जरूरी है। डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाली थ्योरी जो है ये सब डिस्टिंक्ट के ऊपर है, डिस्टिंक्ट चीजों के ऊपर लगती है। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ m plus n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स into two groups of size m and n where m is not equal to n। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं कि भाई m plus n मेरे पास टोटल ऑब्जेक्ट हैं जो कि डिस्टिंक्ट हैं, इसको मेरे को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। वो 2 ग्रुप्स कौन से हैं? एक मेरा m का ग्रुप है और एक मेरा n का ग्रुप है। ठीक है, टोटल मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट थे? m plus n ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको मैंने डिवाइड किया एक m के ग्रुप में और एक n के ग्रुप में। ठीक है, तो इसका आंसर आता है अगर मैं डिवीजन कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मैंने डिवीजन लिखा था, तो डिवीजन के वेज जो होंगे m plus n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, ये डिवीजन के वेज हैं। ठीक है, कैसे है अभी बताता हूँ इसके बारे में। नंबर ऑफ वेज, ऐसे ही डायग्राम बनाना है हमेशा, हम ऐसे ही डायग्राम बना के करेंगे। m प्लस n को m और n ग्रुप में डिवाइड करें तो ऊपर आ जाएगा m प्लस n फैक्टोरियल, डिवीजन में क्या आ जाएगा m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अमंग टू पर्सन्स। अब हमने क्या किया, 2 ग्रुप बना दिए। अब 2 ग्रुप जो बनाए हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 लोगों के बीच में। तो डिस्ट्रीब्यूशन के वेज कितने हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा डिवीजन इनबिल्ट है, सेम वही वाली बात है। परमुटेट करना है तो पहले आपको कॉम्बिनेशन लगाना ही पड़ेगा, सिलेक्शन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा, पहले डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइड कर दिया इनटू 2 फैक्टोरियल से उसको लोगों में बांट दो। कैसा होगा, जैसे मान लो 2 लोग हैं P1 P2, तो एक के पास m वाला ग्रुप आ गया, एक के पास n वाला ग्रुप आ गया, एक भी ये होगा डिस्ट्रीब्यूशन का। एक क्या होगा, इसके पास n आ गया और इसके पास m आ गया, फिर दूसरा भी होगा। ठीक है, अच्छा अब ये स्टेटमेंट कैसे आई? अब ये स्टेटमेंट आई, मान लो कि टोटल आपके पास m प्लस n चीजें हैं, उसमें से पहले m को सिलेक्ट कर लो, तो उसमें से m को सिलेक्ट कर लिया, बची n, n में से n को सिलेक्ट कर लो। n को करो m को करो, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा ना। ये बात समझ आ रही है? आप भाई पहले m को सिलेक्ट कर लो चाहे n को सिलेक्ट कर लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, बाद में जो बचेगा MCM बचेगा तो वो भी 1 आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू किसके बराबर आएगी? m प्लस n फैक्टोरियल, फॉर्मूला आता है आपको, m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल इंटू 1। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है ये तो। m प्लस एनसीएम ही तो होगा, m प्लस एनसीएम होगा तो उसमें क्या होगा, आपने m सिलेक्ट करके एक ग्रुप बना दिया, अब दूसरा जो बचा होगा वो ऑटोमेटिकली एक ग्रुप बन जाएगा, उसमें n बचेंगे, n में से n को सिलेक्ट कर लो, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लिखते हैं, मान लो मैंने बोला कि 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, इसको डिवाइड करो ग्रुप साइज ऑफ 4 and 6। अब बस मैंने क्या बोला, डिवाइड करना है भाई।
अब तेरे को जब डिवाइड करना है तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो क्या करोगे आप, क्या लिख दोगे 10 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। डायग्राम ऐसा बना देना है, 10 को एक ग्रुप बना दिया, 4 का एक ग्रुप बना दिया, 6 का, ये लिख देना है डायग्राम। सो दिस इज द आंसर। अगर मैं बोलूंगा डिस्ट्रीब्यूट करो लोगों में तो इंटू 2 फैक्टोरियल करेंगे। हाँ अंजलि, आप खुद सोचो दिमाग लगा के कि मैंने 2 फैक्टोरियल क्यों किया। आप जो कह रहे हो, आप कह रहे हो कि सर हर बार ही 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना है। नहीं, 2 लोग हैं तो 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हुआ है ना। अगर 3 लोग होते तो आपके 3 ग्रुप बनते तो वो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होता। 4 लोग होते तो 4 ग्रुप बनते, वो 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होता। क्योंकि मान लो 3 लोग हैं, चलो इधर लिखता हूँ, मान लो P1 P2 P3 है और तेरे पास 3 ग्रुप हैं, मान ले G1 और G2 और G3। तो G1 G2 G3 वाला जो ग्रुप है वो P1 P2 P3 को कितने तरीके से मिल सकता है। एक तो ये भी हो गया G1 G2 G3, एक क्या होगा G1 G3 G2, समझ गए, G1 G2 G3, एक G1 G3 G2। एक क्या होगा, पहले वाले को G2 मिल जाए, G2 G1 G3, G2 G3 G1, ऐसे G3 G1 G2 G3 G2, समझ गए। तो वो बेसिकली वही है कि जितने चीजें होंगी उतने तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे। अब आगे आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई P1 को, अब जैसे मान लो 3 बच्चे हैं मेरे पास, टॉयज हैं, 10 टॉयज हैं और 3 बच्चे हैं, मैंने बोला एक बच्चे को मेरे को ना 3 टॉय देने हैं बस, और बाकी को आप कितने भी बांट दे रहा हूँ, तो आप उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो वही सोचना पड़ेगा, वो क्वेश्चन में आपको आएगा। ठीक है, अभी ये तो क्लियर हो गया, अगर 2 ऑब्जेक्ट्स होंगे, सॉरी 2 ग्रुप्स होंगे और 2 लोग होंगे तो 2 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे। 3 ऑब्जेक्ट्स होंगे, 3 लोग होंगे, उनको अगर 3 ग्रुप्स होंगे तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 3 फैक्टोरियल से अरेंज होगा। सबको ये बात क्लियर हो गई? लिखो चैट बॉक्स में ऑल क्लियर करो, पेंगुइन बनाओ, नहीं तो निंजा भी बना सकते हो। तो ये हमारा हो गया पहला पहला स्टेटमेंट। इसमें ये ध्यान रखना है, जो ग्रुप थे ग्रुप का साइज अलग था, मतलब ग्रुप का साइज सेम नहीं था। ग्रुप का साइज सेम होगा तो वो आगे आने वाला है। हाँ भाई, इसका बताओ, इसका चैट बॉक्स में आंसर लिखो। टोटल चीजें m प्लस n प्लस p, उसको मैंने ग्रुप साइज में डिवाइड किया m n p में, 3 ग्रुप बनाए हैं तो इनको डिवीजन करना है। डिवाइड करने कितने वेज हैं? डिवाइड में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देना है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ऊपर बेटा फैक्टोरियल पे आएगा विधि, m प्लस n प्लस p का फैक्टोरियल आएगा ऊपर। क्या करेंगे सबसे पहले, हमारे पास डायग्राम बनाना है भाई, ये वाला छोटा सा, m प्लस n प्लस p, इसको डिवाइड कर दिया m में, n में और p में। ठीक है जी, ये कर दिया मैंने। अब इसके बाद क्या करोगे आप, पहले m प्लस n प्लस p c m करोगे। ठीक है, फिर बच जाएंगे n प्लस p में से n कर लो, फिर p बच जाएंगे p c p कर लो। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, देखो m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल, ये मैं डिराइव करके दिखा रहा हूँ, वैसे आपको पता चली है, m फैक्टोरियल n प्लस p फैक्टोरियल इंटू n प्लस p फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल इंटू p c p इज 1। सो n प्लस p फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू आ गई, m प्लस n प्लस p का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल। ठीक है, ये दोगे नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन। एंड डिस्ट्रीब्यूशन अगर बोले, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन,
into 3 people. अंडरस्टूड है 3 में करेंगे तो वो क्या आएगा m प्लस n प्लस p का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल इनटू साथ में क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। ठीक है जी, सबको क्लियर हो गया ये। अब फॉर एग्जांपल मान लो मैंने बोला 10 लोग हैं, 10 पुलिस पर्सन हैं, उनको मेरे को ना 2 3 5 मतलब एक गांव में मेरे को 2 भेजने। क्वेश्चन ऐसा है 10 पुलिस पर्सन हैं, ठीक है, तो उनको क्या करना है, ऐसे डिवाइड करना है कि एक विलेज में 2 जाएंगे, दूसरे विलेज में 3 जाएंगे, तीसरे विलेज में 5 जाएंगे। सुनना, क्वेश्चन सुनना मैं जो बोल रहा हूँ। एक विलेज है मान लो भमरोला, जो जहाँ पे स्कूल है। एक विलेज हो गया टिगरी, जो उसके आगे वाला गांव है। एक हो गया इसके आगे कौन है, खुसली मान लेते हैं, खुसलीपुर। खुसलीपुर जो है वो इसके आगे है, ठीक है। तो एक भमरोला है, एक टिगरी है, खुसलीपुर है। तो अब मैंने बोल दिया कि भाई मेरे पास जो टीम है 10 पुलिस पर्सन की, तो भमरोला में 2 ही जाएंगे, टिगरी में 3 ही जाएंगे, खुसलीपुर में 5 ही जाएंगे। तो क्या आंसर आएगा बताओ? अंजलि आप बताओ। 2 अंजलि हैं, दोनों में से कोई भी बताओ। कुमकुम 3 फैक्टोरियल से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया तुमने? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना इसमें, तो प्रिंस ने कर दिया 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, प्रियांशु ने भी कर दिया। विधि तूने एक तो 3 फैक्टोरियल, अच्छा 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दिया तुमने, ओके। अब देखो यहीं पे थोड़ी सी खोपड़ी लगानी होती है, तो तुम लगाते नहीं हो। देखो सुनो, अब मैंने बोला कि भाई चलो डिवाइड करना है, डिवाइड कर दिया आपने। डिवाइड करने के लिए आप क्या करोगे, 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कर दोगे। तो अब तुम्हारे पास ये टीम बन गई, एक में 2 पुलिस वाले हैं, एक में 3 है, एक में 5 है। अब 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई थोड़ी करोगे। अरे भाई मैंने बोल तो दिया भमरोला में 2 ही जाएंगे, अब भमरोला में 3 थोड़ी चले जाएंगे, तो इसका मतलब आपको समझ ही नहीं आ रहा मैं जो बता रहा हूँ। अबे जब मैंने बोल दिया भमरोला में 2 ही लोग जाएंगे, तो तुम ये वाला ग्रुप थोड़ी भमरोला में भेज दोगे, ये 3 5 वाला भमरोला में भेज दोगे। हाँ उमंग से ही बता रही है, उमंग कह रही है भमरोला में सर 2 ही पुलिस वालों को भेजना है। समझ आ गया सबको कि भमरोला में बस 2 ही जाएंगे, और इसमें टीकरी में 3 जाएंगे और खुसलीपुर में 5 जाएंगे। फिक्स है ना यहाँ पे फिक्स है मतलब, तो यहाँ पे अरेंजमेंट का बस 1 वे आएगा। तो ये बेसिकली डिवाइड करके यहाँ पे अरेंज करने का 1 ही वे है, क्योंकि भाई भमरोला में 2 ही जाएंगे, टिगरी में 3 ही जाएंगे, खुसलीपुर में 5 जाएंगे। अब अगर आप थोड़ा खोपड़ी लगाओ, हो पता क्या रहा है, अब आप बोलोगे सर ये इतने सारे वेज कैसे आ जा रहे हैं, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। कोई मुझे ये बता सकता है कि ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है, 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ये मतलब इतनी बड़ी वैल्यू कैसे आ जा रही है? अगर 10 लोगों को मैंने 2 की टीम, आप जैसे आप पर्सनली आप मान लो कि आप हेड हो पुलिस के, या पलवल पुलिस के हेड हो, आपने ऐसे 10 लोग चुन लिए और आप उसको एक 2 कर दिए अलग, एक 3 कर दिए, एक 5 कर दिए, और आपने ही कर दिया। बट आप सोचोगे अगर आपने मैथ्स पढ़ी हुई आरके सर से, तो आप बोलोगे यार सर ने तो बहुत सारे वेज बताए थे, ये तो बहुत ही कम निकल रहे हैं। अब आपने आरके सर से नहीं पढ़ा हो तो आप इतना सोचोगे ही नहीं। हाँ विधि सही कह रही है कि कोई भी पुलिसमैन हो सकता है ना। अब देखो आपके पास क्या है, P1 P2 P3 ऐसे करते करते कितने हैं, P9 P10 है। अब भाई ऐसा हो सकता है इधर आ गया P1 P3, इधर आ गया P2 P4, ग्रुप बनाना है ना, P2 P4 ऐसे करके आ गया। इधर कौन सा आ गया, इधर P9 P10 ऐसे करके आ गए, समझ गए, P2 P4 P6 आ गया मान लो, इधर P बाकी सारे बच्चे इधर आ गए, समझ रहे हो? तो ऐसा हो रहा है। तो अब P1 P3 भी आ सकता है, पहले वाले ग्रुप में P1 P3 आ सकता है, P1 P2 आ सकता है, P1 P4 आ सकता है, P9 P10 आ सकता है, P8 P7 आ सकता है, बहुत सारे वेज ही तो हैं इसीलिए।
ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है। अच्छा अब देखते हैं, अब मान लो मैंने ये क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया कि भाई 10 पुलिस वाले लोग हैं और एक गांव में मेरे को 2 भेजना है, एक में 3 भेजना है, एक में 5 भेजना है। ठीक है, तो ये बमरोला हो गया और ये टिगरी हो गया और ये खुसलीपुर हो गया। तो उसने ऐसा बोला कि भाई सुनो अब ध्यान से, अब देखते हैं कौन बताता है। खुसलीपुर, ठीक है। तो उसने क्या बोला, उसने बोला कि खुसलीपुर बड़ा गांव है तो इधर तो 5 ही भेजने पड़ेंगे, बमरोला टिगरी छोटे छोटे गांव है तो इधर कितने भेज दो। तो अब क्या आंसर होगा? अब ये जो बाकी बच्चे कुछ आंसर नहीं कर रहे हैं, ये भी भाई बोलो, थोड़ा सा अपना दिमाग तो बिड़ाओ। इंटू 2 फैक्टोरियल आएगा, बहुत बढ़िया। अब सबको क्लियर हो रहा है, मतलब 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल से डिवीजन हो गया। बट अब आप क्या कर सकते हो, एक केस बनेगा कि भाई खुसली में तो 5 ही भेजने तुम्हें, खुसलीपुर में, तो इधर एक केस हो सकता है, इधर 2 भेजे, इधर 3 भेजे, इधर 3 भेजे, इधर 2 भेजे, तो 2 फैक्टोरियल से अरेंज करना पड़ेगा। 2 और 3 2 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे। ठीक है, तो ये आंसर आया। अब मेरे को लगता है आप लोग को इतना क्लियर हो गया। अब देखो, अब एक और थोड़ा सा सही चीज बताते हैं इसके बाद, फिर बी हो गया और सी स्टेटमेंट पे आते हैं। सी स्टेटमेंट लिखने से पहले मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो मेरे पास 4 लोग हैं ABCD। अब ना ये आप करके देखते हैं एक बार क्या बनेगा। अब मैंने बोला 4, अब इससे पहले केसेस में क्या हो रहा था, M, N और P कोई भी बराबर नहीं थे। ठीक है, तो अब मेरे पास 4 लोग हैं और 4 डिफरेंट लोग हैं ऑब्वियसली ABCD। ठीक है, तो 4 को मेरे को 2 और 2 के ग्रुप में बनाना है। ठीक है, तो मैं नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन चाह रहा हूँ और डिस्ट्रीब्यूशन चाह रहा हूँ। डिवीजन चाह रहा हूँ और नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चाह रहा हूँ। क्या आंसर आना चाहिए बताओ एक बार चैट बॉक्स में। इसमें कोई कैच है छोटा सा? अब देखते हैं वो कैच कौन पकड़ पाता है। ठीक है, पुराना हो गया भाई, इस पे आ जाओ, सी पार्ट पे आ जाओ। तो अंकित ये तुम डिवीजन का बता रहे हो क्या? हाँ, बस अभी आपको डिवीजन का आंसर करना है, डिस्ट्रीब्यूट तो हम कर ही लेंगे। डिवीजन का आंसर बताओ। अब नहीं, तुमने 3 क्यों बोला? अबे तनवर, तुम तो गलत बता रहे हो अब। अब नहीं, तुमने 3 क्यों बोला? बाकी सबका 6 आ रहा है। हम्म, ठीक है। चलो देखो, अब डिवाइड करते हैं, एक बार एक काम करते हैं, केस बनाते हैं इसमें। अब एक्चुअली क्या था, अभी तक जो मैं आपको केसेस बता रहा था उसमें सारे के सारे जो ग्रुप्स थे उनके साइजेस डिफरेंट थे। यहाँ पे जो ग्रुप का साइज है ना वो सेम हो गया, तो हो सकता है वो कुछ गड़बड़ करे। क्या गड़बड़ करेगा वो देख लेते हैं। देखो, ग्रुप में जब हम ग्रुप बनाते हैं ना, तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बीच में तो कोई डिस्टिंक्शन होता ही नहीं, ग्रुप ही तो बनाना होता है आपको। बस ये देखना होता है कितने ग्रुप बनेंगे। अब जब आपका ग्रुप साइज डिफरेंट है, जैसे मान लो 8 चीजों को मैं 3 और 5 में डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये वाला ग्रुप और ये वाले ग्रुप में नंबर अलग अलग है। नंबर अलग अलग है, इसलिए वो ऐसा हो जाता है 8C3 8 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, इस टाइप से आ जाता है। अब यहाँ पे मान लो मैं उसी तरीके से चलता हूँ, अगर मैंने मान लिया कि भाई 4 2 2 है, तो उस तरीके से चलूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये आएगा हमारा आंसर। लॉजिकली अगर आप सोचो जितना मैंने आपको बताया, तो आपको ये आंसर 6 बताना चाहिए था। बट अब 6 में ना कुछ गड़बड़ है। अब वो 6 लिख के देखते हैं कि वो 6 बन कौन से रहे हैं। ठीक है, तो पहले मैंने लिखा ABCD। ठीक है, एक ग्रुप ये हो गया मेरा पहला वाला। फिर मैंने लिखा इधर AB है, तो इधर AC कर देता हूँ, इधर BD कर दिया। ABAC बना दिया, फिर इधर AD कर देता हूँ, इधर मैंने इधर AD कर दिया, तो इधर BC कर दूंगा। ठीक है, ये 3 हो गए, 6 बनाने हैं मुझे। अब इधर ABAC AD तो आ ही गया, ABCD है हमारे पास।
ठीक है, AB भी आ गया, AC भी आ गया, AD। अब इधर BC आएगा, जब इधर BC आएगा तो इधर AD आएगा, ठीक है। फिर इधर BD आएगा तो इधर AC आएगा, फिर इधर CD आएगा और इधर AB आएगा, ठीक है। तो ये आपके 6 डिवीजन हो रहे हैं, जो ग्रुप के डिविजन्स हैं वो ये 6 ये हो रहे हैं। बट इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि ग्रुप साइज सेम था बेटा, क्योंकि इसमें ग्रुप साइज सेम था, तो आपका ये देखो, ये वाला ग्रुप जो है ABCD और ये वाला जो ग्रुप है ये सेम तो है दोनों, बोथ आर सेम। भाई मैंने जब डिवीजन किया है तो डिवीजन में पोजीशनिंग मैटर थोड़ी करती है। मतलब मान लो मैंने 2 ग्रुप बनाए, तो एक को लेफ्ट में रख दिया, एक को राइट में रख दिया, एक को राइट में रख दिया, एक को लेफ्ट में रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो डिवाइड कर रहे हो ना आप। वो तो फर्क कब पड़ेगा, जब आप लोगों में बांटने लग जाओ। भाई एक के पास चला जाए पहला ग्रुप, दूसरे के पास चला जाए दूसरा ग्रुप, तब फर्क पड़ेगा। तो डिवीजन में कोई उसका फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसमें क्या हो रहा है ना, ये दोनों केसेस आपके सेम हो जा रहे हैं। अब देखो ACBD है, इधर BDAC है, ये सेम हो जा रहे हैं। ये वाले में क्या है, ADBC है, इधर ADBC है, ये भी सेम हो जा रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि जितने ग्रुप्स आपके आइडेंटिकल होंगे उतने ही फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना पड़ जाएगा, क्योंकि उतने आप मतलब आप डिस्टिंक्ट लेके चले तो उतने डिस्टिंक्ट है ही नहीं, वो तो सेम बना देंगे। तो करना क्या है अब हमारे को, अगर मैं बोलता हूँ 4 को, सुनना ध्यान से, 2 और 2 में आपने डिवाइड कर दिया, तो आपके केसेस बनेंगे 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल। ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका डिवीजन का। समझ गए सब लोग? सुनना, आप मान लो मेरे पास 6 हैं, इसको मैंने डिवाइड किया 3 और 3 में। कितने डिवीजन के बेस ही बता रहा हूँ बेटा। डिवीजन क्या होगा, 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। कितने ग्रुप साइजेस सेम है, 2 ग्रुप साइज सेम है, 1/2 फैक्टोरियल। ये भी डिवीजन के बेस हैं, ठीक है। मान लो 8 है, 8 को मैंने ब्रेक कर दिया 2 2 2 2, 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। पता क्या बनेगा, 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 1/4 फैक्टोरियल। थोड़ी सी बात आ रही है खोपड़ी में, डिवीजन के बेस 10 चीजें हैं, 3 2 2 2 और ये कितना है 6। एक मिनट, ऐसा बना लेते हैं 3 3 2 2 2, ठीक है, इधर 12 कर देता हूँ। अभी इसके क्या बेस होंगे, 12 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसके कारण, क्योंकि 2 ग्रुप साइज सेम है, 1/2 फैक्टोरियल और आएगा। इन तीनों के कारण, क्योंकि 3 ग्रुप साइजेस सेम है, 1/3 फैक्टोरियल और आएगा। सभी खोपड़ी में आ गई बात, तो बताओ, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। तो ये भी क्लियर कर दिया ना मैंने आपको, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करोगे, पहले तो डिवीजन करोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, 2 लोगों में डिवाइड करना है, वो तो डिस्टिंक्ट ही हैं लोग, तो उसको 2 फैक्टोरियल से और मल्टीप्लाई कर दोगे। अब देखो ये जो मैंने ग्रुप लिखा हुआ है, अभी तो ग्रुप में ये इनकी पोजीशनिंग मैटर नहीं करती, बट जब मैं बोलूंगा लोगों में जाना है, तो अगर ए बी पहले वाले बंदे के पास है और सी डी दूसरे वाले बंदे के पास है, सी डी पहले वाले बंदे के पास है, ए बी दूसरे वाले बंदे के पास है, ये दोनों अलग चीजें हैं। 12th वाले में क्या है बेटा, 12 वाले में 12 ऑब्जेक्ट हैं डिफरेंट, उसको तूने 2 ग्रुप बनाए 3 3 के, और 3 ग्रुप बनाए 2 2 2 के। तो क्या होगा, डिवीजन में क्या करोगे, टोटल डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल फैक्टोरियल्स, तो 12 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 2 2 2 के फैक्टोरियल। फिर क्योंकि ये 2 का ग्रुप है, इसके कारण क्या होगा, केसेस रिपीट करेंगे, 1/2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। इसमें 3 का ग्रुप है, 1/3 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। आ गया सबको समझ? चैट बॉक्स में लिखो, ऑल क्लियर करो, पेंगुइन बनाओ। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं।
तो इसी का स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं, जो मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा था अभी तक, मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझा रहा था. सो से डिवीजन ऑफ टू एन ऑब्जेक्ट्स into two equal groups. तो क्या आएगा, टू एन ऑब्जेक्ट्स का टू इक्वल ग्रुप्स में करना है तो n और n में करना है हमें. तो डिवीजन के वेज कितने हो जाएंगे, डिवीजन के वेज हो जाएंगे 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इनटू 1/2 फैक्टोरियल. ठीक है. और अगर मैं बोल देता हूँ नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या आ जाएगा 2n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. ठीक है. एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं, मेरे पास लिखे हुए ऑलरेडी. नंबर ऑफ एग्जांपल है, ठीक है, ये समझ आ गया आपको. नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग, अब डिस्ट्रीब्यूटिंग कह रहा है, ध्यान रखना है. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूटिंग 12 स्टूडेंट्स इन 3 टीम्स A1 A2 A3 with each team having 4 students. बताओ भाई क्या आंसर आएगा. अब बेटा डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है आपको. अरे ध्यान रखा करो जो स्टेटमेंट लिखी हुई है. आप सब लोग की मतलब एक तो ना ये अपनी वो भी बनाओ, अपनी एक आदत बनाओ कि भाई गलत नहीं करना है आंसर क्वेश्चन को, नहीं फिर पूरी मेहनत खराब हो जाती है. तो आप पहली बारी में ही सही आंसर करने की कोशिश क्या करो. देखो 12 स्टूडेंट्स हैं, उनको 3-3 की टीम में बनाना है ना, 3 टीम्स में सॉरी, तो 4-4 के उसमें बनाना है. ठीक है. तो जब तुम 4-4 के उसमें बनाओगे, अब देखो सारी टीम में 4-4 बच्चे हैं, तो किसी में भी कोई भी 4 चलाएंगे कोई दिक्कत ही नहीं है. पहले डिवाइड करो, तो 12 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 1/3 फैक्टोरियल. ये डिवीजन है बेटा, इतना पार्ट आपका डिवीजन है. अब आपको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है तो इंटू 3 फैक्टोरियल कर सकते हो ना, सब लोग डिस्टिंक्ट तो हैं. ये आंसर आएगा. ठीक है. कुमकुम का भी सही है एकदम. अबे दीपक रावत तू भाई तूने 4 टीम बना दी भाई, और इंटू 1/4 भी कर दिया, वो भी गड़बड़ है. और इसको ये लाइक भी कर रहा है अंकित. अब उसने बोला हुआ है 3 टीम बनानी. भाई कैसा है तू. पता नहीं, मैं मेरे को समझ ही नहीं आता तुम गलत क्यों कर रहे हो यार. इतना मैं समझा रहा हूँ तुम्हें कब से. इसके 5 एग्जांपल दे दिए मैंने अभी तक. अब समझ आया नहीं समझ आया. 12 बच्चों को 4-4-4 की टीम में बनाना है. जब डिवीजन करेंगे तो 1/3 फैक्टोरियल आएगा ना, क्योंकि 3 ग्रुप आइडेंटिकल हैं. फिर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करेंगे, फिर इंटू 3 फैक्टोरियल करेंगे. अंजलि तुम भी गलत लिख रही हो. अभी पहले जो मैंने बताया वो समझ आया, इसको करो, यस करो या ऑल क्लियर करो, ऑल क्लियर करो यहाँ तक जो मैंने बताया. भाई सिंपल सा क्वेश्चन है कि 12 बच्चे हैं, उनको 3 टीम में बनाना है. तो क्या करोगे, डिवीजन तक क्या होगा, क्योंकि 3 आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं तो 1/3 फैक्टोरियल आएगा, फिर इंटू 3 फैक्टोरियल और करेंगे.
ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, 10 स्टूडेंट्स इनटू 3 टीम्स डिस्ट्रीब्यूशन के बेस निकालना है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 students into 3 teams with 4 students in A1, 3 in A2 and 3 in A3. अबे इसका आंसर बताओ अब। अंजलि फिर तुमने गड़बड़ कर दी ना, देखो क्या गड़बड़ है। अंजलि 11th NM, वरुण का भी गलत है, विधि का सही है। खुला हुआ है, खुला हुआ है बेटा। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट बेटा। सर अब सही है सर मेरा। देखो मैं बताता हूँ क्या है इसमें। 10 स्टूडेंट्स है हमारे पास, ठीक है। उसको हमें 3 टीम्स में डिवाइड करना है। एक में 4 जाएंगे, एक में 3 जाएंगे, फिर एक में 3 जाएंगे, ठीक है। अब जब आप डिवाइड कर रहे हो तो क्या आएगा, 10 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अभी ये डिवीजन पूरा नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें 2 सेम साइज के हैं ग्रुप, तो 1/2 फैक्टोरियल इसके कारण आएगा। तो ये जो वेज हैं ये हमारे डिवीजन के हो गए। अब डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या बोला हुआ है कि भाई इस ये तो A1 में जाएगा, इस 4 बच्चे तो A1 वाली टीम में जाएंगे। अब ये वाले जो बच्चे हैं ये A2 और A3 में जा सकते हैं, तो इनटू ये क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल और आएगा। अब समझ आया? करो, ऑल क्लियर करो, जिसको भी डाउट है बताओ। देखो बेटा ऐसे बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें यही सोचना है जितने आइडेंटिकल ग्रुप्स होंगे ना उतने फैक्टोरियल से वो डिवाइड होगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन तो अब देखो ना कितने में डिस्ट्रीब्यूट करना है। दो लोगों में दो ग्रुप में दो लोग हैं आपके पास, और उसमें 2 ग्रुप अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करने तो 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होगा। आगे बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, तो ये इसको ना एक काम करते हैं, ये जो हमने अभी तक लिखा है ये हमारा हो गया, इसको बोल देते हैं सेक्शन 1। ये जो हमने अभी तक किया ना, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है, इसको सेक्शन 1 लिख देते हैं। अब सेक्शन 2 बता रहा हूँ, ठीक है। अभी सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट अभी डिस्टिंक्ट पे डिस्कशन चल रहा है, आइडेंटिकल पे भी आया नहीं है, ठीक है। सेक्शन 2, देखो सिंपल सी बात है, बस ऐसे ध्यान रखो आप लोग, अगर जितने आइडेंटिकल ग्रुप होंगे, चाहे वो 3 चीजों के हो, चाहे 4 चीजों के हो, चाहे 5 चीजों के हो, उतने फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना है। फिर जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ना, तो ये ध्यान रखो कोई किसी पर्टिकुलर के पास तो नहीं जा रहा। अब जैसे इसमें जो 4 था वो तो A1 में जा रहा था, तो ये डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी होगा
ये अपने इसमें अरेंजमेंट में इन्वॉल्व ही नहीं होगा। 4 लोग तो इसी के पास जाएंगे ना बेटा। अब ये जो 3 है ये आपस में स्वैप हो सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट n distinct objects, number of ways to distribute n distinct objects among n persons if one object is given to one person। बताओ क्या आंसर होगा इसका। बहुत सिंपल सी बात है ये। कहाँ चले गए सब लोग, आंसर बताओ। n factorial। n फैक्टोरियल तो आएगा इसमें, नहीं समझ आया। अबे उसकी अंग्रेजी को भी समझो भाई। तनीषा तुम पता नहीं क्या लिख रही हो। अबे देखो ना इसमें क्या, इसका क्या मतलब है, उसकी हिंदी भी तो समझो भाई। n चीजें हैं, n बट लोग हैं, n ऑब्जेक्ट्स हैं और n लोग हैं। n ऑब्जेक्ट्स को n लोगों में बांटना है, हर किसी के पास एक एक जाना चाहिए। तो कितने वे से डिस्ट्रीब्यूट होगा। n फैक्टोरियल तो करते आ रहे हैं हम, परमुटेशन में ये तो किया है। n फैक्टोरियल, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन तो नहीं चाहिए। देखो मान लो ऑब्जेक्ट्स हैं O1 O2 O3 ऐसे करते करते On ऑब्जेक्ट्स हैं, लोग हैं P1 P2 P3 so on to Pn। तो भाई ये एक अरेंजमेंट हो गया। अब ये कितने वे से अरेंज हो सकते हैं, O1 O2 O3 On कितने वे से अरेंज हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट है, n वे n फैक्टोरियल वे से अरेंज हो सकते हैं। तो उतने वे से आप लोगों में बांट सकते हो इनको। सेक्शन 3, ये बड़ा इजी सा है, देखना। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग all of n distinct n different objects among r persons if r is greater than n such that no one gets more than one object। ये बड़ा सिंपल सा है, एक बार पढ़ो उसकी उसके उसको मन में सोचो कि वो क्या क्या रहा है हिंदी में, और फिर उसका लिखो आंसर। कहाँ चले गए भाई सब लोग। r factorial upon n minus r factorial। ठीक है।
अबे तू आज गलत आंसर बता रहा है, क्या हो गया? अरे एनसीआर तो हो ही नहीं सकता आर, जब ये दिया हुआ है ना बेटा पोस्ट वाल प्रिंस, क्या दिया हुआ है? आर ग्रेटर देन एन। एनसीआर तो 0 हो जाएगा। अच्छा देखो एक चीज और सुनो, कई बच्चों के साथ क्या होता है ना, वो उनमें एन आर इनमें कंफ्यूजन सा भी रहता है। तो आप क्या किया करो, मान लो अगर आप ऐसे किसी क्वेश्चन में अटक जाते हो, मैं आपको पहले ही बता रहा था, आप नया प्रॉब्लम है आप कर रहे हो नहीं समझ आ रहा, तो उसको छोटा प्रॉब्लम बनाने की कोशिश करो या उसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो। जैसे इसमें क्या बोला हुआ है, एन डिफरेंट चीजें, मान लेते हैं मेरे पास 10 डिफरेंट चीजें हैं, 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, कितने लोगों में बांटने हैं, उसने क्या बोला हुआ, आर ग्रेटर देन एन, तो मान लो इनको 15 लोगों में बांटना है, 15 पीपल में आपको बांटना है। अब जब पर्सन लिख देता है ना, पर्सन हो गया, जैसे वो बोलेगा पर्सन है, ठीक है, जैसे लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं जितने भी, तो उनको वो डिस्टिंक्ट मान के चलते हैं। ट्रीज की बात नहीं कर रहा मैं, वैसे जनरली इन जनरल जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम डिस्टिंक्ट मान के चलते हैं। एनिमल्स हो गए, पर्सन हो गए, गर्ल्स हो गए, बॉयज हो गए, सब डिस्टिंक्ट हैं, तो इसमें ये नहीं सोचना है कि भाई डिफरेंट होंगे या सेम होंगे, डिस्टिंक्ट ही होंगे। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई तेरे को 10 ऑब्जेक्ट 15 लोगों में देने हैं, बट हर किसी को क्या मिलना चाहिए, एक ही ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए, तो इसको ऐसे सोचो, आपको आपका आंसर गलत ही नहीं आएगा। भाई 15 लोग हैं, 10 ऑब्जेक्ट हैं, 15 में से, अब ये तो बात, अब 10 ऑब्जेक्ट जो हैं, ये तो होगा नहीं कि 15 में बट जाएंगे, 15 में बट बांट ही नहीं सकते आप। भाई 10 ऑब्जेक्ट हैं, ऐसे तोड़ तोड़ के थोड़ी बांटोगे, तो 10 के 10 ऑब्जेक्ट 15 लोगों को देने हैं, बट 15 के पास जाएंगे नहीं, वो कितनों के पास जाएंगे, 10 के पास ही तो जाएंगे। तो वो कैसे करोगे, 15 में से पहले 10 सिलेक्ट कर लो। अब उनको अरेंज कर सकते हो, कर सकते हो, 10 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हो। तो अब आर लोग हैं, तो आर में से एन को सिलेक्ट कर लो, और उनको एन को एन ऑब्जेक्ट दिए एन फैक्टोरियल बेस से, तो ये आंसर आएगा आर सी एन इनटू एन फैक्टोरियल। क्लियर हो गया सबको? ऑल क्लियर करो जल्दी से। ऑल क्लियर कर दो सब लोग, पेंगुइन में आओ जल्दी से। अब ये वाला जो नेक्स्ट वाला ये देखते हैं, ये मेरे को लग रहा है कोई नहीं बता पाएगा, अभी नेक्स्ट सेक्शन में लिख रहा हूँ। एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, जिसको यहां तक क्लियर है वो ऑल क्लियर कर दो। एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड among r persons। r persons को आप r डिफरेंट बॉक्सेस भी मान सकते हो, एक ही बात है। with no restriction on number of objects given to a person। At least one should be distributed। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, at least one should be distributed। बताओ इसका आंसर बताओ।
स्टेटमेंट पढ़ो, उसको समझो कि क्या कह रहा है, फिर उसका आंसर निकालने की कोशिश करो, हो सकता है आप कर दो। नहीं बन रही बात? किसी को समझ आ रहा है? अच्छा, इसका मतलब मैं बताता हूँ, सुनो मतलब क्या है। मतलब इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई ऑब्जेक्ट ज्यादा है या पर्सन ज्यादा है, ऐसा कुछ उसने बोला नहीं है। मान लो आपके पास 10 ऑब्जेक्ट हैं और 20 लोग हैं, ठीक है, कुछ भी ज्यादा ले सकते हो आप, ऐसे भी मान सकते हो कि 10 लोग हैं और 20 ऑब्जेक्ट हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे मैंने आपको बताया। तो 10 ऑब्जेक्ट हैं और से 20 लोग हैं। अब मैंने बोला कि भाई इन 10 ऑब्जेक्ट को 20 लोगों में बांटो, ठीक है। तो पहले एग्जाम्पल ही लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने ले लिया 10 ऑब्जेक्ट्स एंड 15 ले लेते हैं, 15 पर्सन हैं, ठीक है। तो 10 ऑब्जेक्ट को 20 लोगों में बांटना है। किसी भी बंदे के पास कितने भी ऑब्जेक्ट जा सकते हैं, मतलब एक बंदे के पास 10 के 10 ऑब्जेक्ट भी जा सकते हैं, 9 भी जा सकते हैं, 9 और 1 भी जा सकते हैं। कुछ लोगों के पास खाली भी रह सकते हैं, कुछ के पास कुछ भी नहीं गया। बट होना क्या चाहिए कि कम से कम एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। मतलब 10 ऑब्जेक्ट आप बांट तो रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि सबके सब रिजेक्ट हो जाए, सबके सब रिजेक्ट नहीं होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि किसी बंदे को आपने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया और 10 के 10 ऑब्जेक्ट आपने बाहर रख दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कम से कम एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि भाई आप एक ऑब्जेक्ट लो पहले, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को आप 15 में से किसी को भी दे दो, फिर 2 ऑब्जेक्ट लो और इसके साथ और क्या, 2 ऑब्जेक्ट लिए, 2 15 में बांट दिए, 2 में 15, मतलब 2 ऑब्जेक्ट 15 में से किसी भी 2 को दे दिए, ठीक है, एक को भी दे सकते हो। 3 ऑब्जेक्ट लिए, ये बांट दिए, 4 ऑब्जेक्ट लिए, वो बांट दिए, ऐसे कर करके आपको सोचना पड़ेगा। अब देखो 1 मिनट और ले लो, फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर। चलो देखो, अब एन और आर में बताता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, नहीं तो टाइम और लगेगा इसमें। अब समझना आप ध्यान से। मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट हैं? एन ऑब्जेक्ट हैं। O1 O2 O3 ऐसे करते करते ON-1 ON, ठीक है, मेरे पास इतने ऑब्जेक्ट हैं। और पर्सन्स कितने हैं? P1 P2 P3 सो ऑन टू PR पर्सन्स हैं। अब मैंने आपको क्या बोला कि कम से कम एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ना, एटलीस्ट वन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब वन ऑब्जेक्ट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कम से कम एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इन एन में से एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। अभी मेरी मर्जी है ना भाई, मैं एक को डिस्ट्रीब्यूट करूं या 2 को करूं या 3 को करूं या 4 को करूं। तो मैं पहले एक को कर रहा हूं, मैंने एन में से। अब कौन सा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा? अब O1 होगा तो अलग बात होगी, O2 होगा तो अलग बात होगी। NC1 से आपने O1 सिलेक्ट कर लिया। अब O1 के पास कितने ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए?
या तो पहले वाले के पास चले जाए, दूसरे वाले के पास, तीसरे वाले के पास, आर के पास। कितने वेज हो गए? आर की पावर 1 NC2 इनटू, अब दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए। अब दो ऑब्जेक्ट कौन से सिलेक्ट होंगे? O1 O2 हो सकता है, O1 O3 हो सकता है, O1 ON हो सकता है, O2 O3 हो सकता है, O2 ON-1 हो सकता है। तो दो सिलेक्ट कर लिए। अब दो के पास कितने ऑप्शंस हैं? पहला वाला भी किसी आर के पास जा सकता है, दूसरा वाला भी आर के पास जा सकता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर तो रिस्ट्रिक्शन ही है। तो आर की पावर 2। ऐसे ही 3 के पास कितने ऑप्शन हो जाएंगे? हर किसी के पास आर ही रहेंगे। ऐसे n के पास भी कितने ऑप्शंस रहेंगे? आर की पावर n। अच्छा, ये जो आर की पावर 2 कर रहा हूं मैं, इसका क्या मतलब है कि भाई पहला ऑब्जेक्ट इसके पास चला जाए, इसके पास चला जाए, इसके पास चला जाए, इसके पास चला जाए, आर ऑप्शन है। दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो इसके पास चला जाए, इसके पास, किसी के पास भी चला जाए। तो ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसे बहुत सारे केसेस बनेंगे जिसमें O1 O2 एक ही बंदे के पास होंगे, बाकी सब खाली बैठे होंगे। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा लिखा हुआ है। और ये टर्म किसके पावर बन जाएगी हमारी? आप देखो NC0 R की पावर 0 मिसिंग है, बस इसमें R+1 की पावर n-1। तो इसका आंसर आता है R+1 की पावर n-1। अभी यहाँ तक किसी को दिक्कत आई हो तो बताओ मुझे। अभी क्लियर हुआ थोड़ा सा कि नहीं क्लियर हुआ? इसका एक और वे है, वो भी बता रहा हूँ, वो ज्यादा अच्छा वे है जिस तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। बट ये भी समझ आना चाहिए आपको, ये हमने कॉम्बिनेशन से किया है। ऑल क्लियर करो भाई, मेरे पास मैसेज नहीं आ रहा, क्या हो गया? अभी तक जिसको समझ आया तो बताओ मेरे को जल्दी से। माइक से बोलो, मेरे पास मैसेज नहीं आ रहे आप लोग के। सबको क्लियर हो गया? Clear, sir. Yes, sir. Please repeat again. मैं अभी इसको दूसरा मेथड बताता हूँ, फिर इसके बाद रिपीट करेंगे। ठीक है, एक बार दूसरा मेथड बताता हूँ। देखो, अब मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट थे? n ऑब्जेक्ट थे और r लोग थे। मेथड 2 देखो, क्योंकि ना अब इसमें सेक्शंस बहुत सारे हैं और बहुत सारे टॉपिक हैं, तो आपको ना वो क्लियर होना बहुत जरूरी है कि वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, वो किससे रिलेटेड है, डिस्टिंक्ट है, उसके बाद क्या कह रहा है वो, एक बंदे को एक मिलना चाहिए, एक बंदे के पास ज्यादा जा सकते हैं। ये सब चीजें ना काफी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं, इसलिए मैं सेक्शन बना बना के लिख रहा हूँ। इसको बार बार पढ़ोगे तभी समझ आएगा कि इसका क्या मतलब है, और बिना समझ के करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतने सारे है ना सेक्शन, फिर आप कहीं पे कुछ और फॉर्मूला लगा दोगे। तो समझना बहुत जरूरी है, इसलिए ध्यान दें। अब आपको पता है कितने ऑब्जेक्ट हैं? O1 O2 O3 ऐसे करते करते आपके पास ON ऑब्जेक्ट हैं। लोग कितने थे? R। तो P1 P2 ऐसे मान लेते हैं, ये पर्सन 1 है, ये पर्सन 2 है, पर्सन 3 है, ऐसे rth पर्सन है मेरे पास। ठीक है। अच्छा, आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि भाई तू एक काम कर सकता है, या तो तू एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके बांट दे, बाकी सब खाली पड़े रहने दे, n-1 ऑब्जेक्ट को टच भी मत कर, एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर, उसको सब में बांट दे। उसको ऐसा, अब ये नहीं होगा कि सब में बांटने का मतलब ये नहीं है कि भाई तोड़ तोड़ के बांटना है, सब में बांटने का मतलब है एक ऑब्जेक्ट किसी भी एक को दे दो, आर लोगों में से दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर, उसको बांट दे आर लोगों के बीच में, तीन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर, उसको बांट दे, एन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर, उसको बांट दे। ठीक है, बट बांटना कम से कम एक तो है। तो ऐसा नहीं करना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बांटा, समझ गए? ऐसा नहीं करना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बांटा, वो वन वे आपका अलग से रहेगा। तो वो वाला 1, इसीलिए वो -1 भी हो रहा है। R+1 की पावर n में अगर वो केस ले लेते हो ना कि कोई भी सिलेक्ट करके नहीं बांटा, तो वो 1 वे आएगा, तो R+1 की पावर n-1 हो रहा है। तो उस तरीके से अगर हम देखेंगे तो हमने क्या किया, n में से एक को सिलेक्ट किया, बांट दिया R लोगों में। एक ऑब्जेक्ट को R लोगों में बांटने कितने वेज हैं? R वेज हैं, या तो पहले के पास चला जाए, या दूसरे के पास चला जाए, R के पास चला जाए। दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके R लोगों में बांटने कितने वेज हैं? R की पावर 2। तीन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके R में बांटने कितने वेज हैं? R की पावर 3, ऐसे करके। ठीक है, तो R+1 की पावर n-1 होगा, ये टर्म बन गई। अब इसको एक और तरीके से करते हैं, जब भी ऐसा आ जाए ना, अब आपको ये मेथड कैसे ध्यान में रखना है, इससे ध्यान में रखना है, एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इस स्टेटमेंट से आपको ध्यान में रहेगा कि भाई इसमें मेरे को ना ये वाला लगाना है, जिसको रिजेक्शन बॉक्स बोलते हैं। इस मेथड को बोलते हैं रिजेक्शन वाला तरीका ना, रिजेक्शन बॉक्स।
तो इसमें हम क्या करते हैं, एक रिजेक्शन का बॉक्स डाल देते हैं, ये एक एक्स्ट्रा बॉक्स डाल दिया मैंने रिजेक्शन का, ठीक है, एक बॉक्स मैंने एडिशनल डाल दिया रिजेक्शन का। अब मैं परमुटेशन से कर रहा हूं इसको, ध्यान से समझना कि भाई मेरे पास क्या है, एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है O1, अब O1 किस किस के पास जा सकता है, O1 P1 के पास भी जा सकता है, ठीक है भाई अच्छी बात है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। P2 के पास भी जा सकता है, ठीक है अच्छी बात है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। P3 के पास भी जा सकता है, PR के पास भी जा सकता है, और रिजेक्शन में भी जा सकता है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई O1 डिस्ट्रीब्यूट ही ना हुआ हो। तो O1 के पास कितने ऑप्शन है, तो O1 के पास R+1 ऑप्शन है। O2 के पास कितने ऑप्शन हैं, R+1 ऑप्शन है। O3 के पास कितने ऑप्शन है, R+1 ऑप्शन है। ON के पास कितने ऑप्शन हैं, R+1 ऑप्शन है। तो टोटल वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएंगे, R+1 की पावर n हो जाएंगे। अब बट इसमें एक केस वो वाला आ रहा है, कौन सा वाला, कि भाई सारे के सारे इधर आके बैठ गए, भाई सारे इस रिजेक्शन वाले डब्बे में जाके बैठ गए सारे के सारे, तो हमें ये तो चाहिए नहीं। अगर सारे के सारे रिजेक्शन वाले बॉक्स में बैठे हुए हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, कोई भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ भाई, तो आपके R लोग हैं जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनमें तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया, तो ये वाला केस हमें हटाना पड़ेगा। तो इसीलिए इसका आंसर आएगा R+1 की पावर n-1। अब बताओ भाई, चैट नहीं आ रही है, मैं नई मीटिंग कल से लॉन्च कर देंगे, तो ठीक है आप माइक से बोलो, सबको समझ आ गया जिनके पास भी माइक है। Yes, sir, clear. Clear, all sir. clear, sir. ठीक है, अगर जिसको अभी भी नहीं समझ आया वो क्या करना है, इसकी रिकॉर्डिंग अभी जब अपलोड हो जाएगी तो इसको एक बार और दोबारा से सुनना तसल्ली से, बार बार सुनना और उसके नोट्स को पढ़ना, तो अपने आप ही आ जाएगा, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। और आपको ना वो वे समझ आना चाहिए जिस वे से मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि जिस वे से मैं सोचूंगा उसी से आप सोचोगे तभी क्वेश्चन बनेंगे, अलग से सोचोगे फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, क्योंकि इसमें सोचने कुछ और है नहीं, जो मैं बता रहा हूँ वही सोचो। चलो अब इसके कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप खुद से आंसर करना है, ठीक है। अब ये जो हमने सेक्शन पढ़े हैं ना, ये कौन सा सेक्शन था हमारा, 4 सेक्शन है, इसी के ऊपर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 5 different objects to be distributed into 5 persons, 1 to each person। क्या आंसर होगा बताओ भाई जल्दी से। फाइव फैक्टोरियल होगा, समझ आ रहा है, इजी है तो क्वेश्चन। Factorial. 5 ऑब्जेक्ट है, 5 लोग हैं, सब हर किसी को एक एक ऑब्जेक्ट देना है, बोला है ना 1 to each person, तो क्या आंसर आएगा 5 फैक्टोरियल। टेन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स all should be distributed among 7 persons। तो जब ऐसा बोलता है ना 10 ऑब्जेक्ट को 7 लोगों में बांटो, तो इसका मतलब ये नहीं कह रहा है कि भाई कम से कम एक बंटना चाहिए, वो तो कह रहा है सारे के सारे 7 लोगों में ही बंटने चाहिए, तो इसमें ऑब्वियसली नो रिस्ट्रिक्शन है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी एक के पास सारे के सारे भी जा सकते हैं। क्या आंसर होगा इसका बताओ एक बार। सेवन, पहले वाले ऑब्जेक्ट के पास कितने ऑप्शन है, 7, दूसरे वाले के पास भी 7, थर्ड वाले के पास भी 7, 7 रेज़ टू द पावर 10, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, इसलिए 7 different objects to be distributed among to be distributed among 12 persons
नो वन शुड गेट मोर देन वन ऑब्जेक्ट। अब इसमें उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी ना कि भाई साथ के साथ आपको डिस्ट्रीब्यूट तो करने हैं, बट एक बंदे के पास एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट नहीं जाना चाहिए। नो वन शुड गेट मोर देन वन ऑब्जेक्ट। 7 डिफरेंट ऑब्जेक्ट 12 लोगों के पास जाएंगे, ठीक है, बट नो वन शुड गेट मोर देन वन ऑब्जेक्ट। किसी भी एक बंदे के पास एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट नहीं जाना चाहिए। तो क्या होगा, 7 ही लोगों में बटेंगे, तो 12c 7 इंटू 7 फैक्टोरियल। नाइन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स to be distributed among 7 persons at least one should be distributed, at least one object। अब जैसे ये लाइन आ जाती है ना, एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो आपको समझ आना है कम से कम एक डिस्ट्रीब्यूट करना है, बाकी रिजेक्ट भी हो सकते हैं। तो इसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई रिजेक्शन वाला बॉक्स डालना है। तो कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। तो ये P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 7 लोग हैं, और एक डब्बा हो गया रिजेक्शन वाला, ठीक है। तो क्या होगा, 9 ऑब्जेक्ट है, पहले वाले के पास कितने ऑप्शंस, 8, तो 8 रेज़ टू द पावर 9 - 1 इज द आंसर। आगे बात समझ आ रही है सबको? यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, तो क्या क्या था एक बार देखते हैं एक बार। 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट अगर 5 लोगों में बांटने थे, सबको एक मिलना चाहिए 5 फैक्टोरियल वेज। 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट 7 लोगों में बांटने, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो पहले वाले के पास भी 7 ऑप्शन, दूसरे वाले के पास भी 7 ऑप्शन, तो 7 रेज़ टू द पावर 10 हो जाएगा। 7 डिफरेंट ऑब्जेक्ट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 12 पर्संस, नो वन शुड गेट मोर देन वन ऑब्जेक्ट। 7 ऑब्जेक्ट 12 लोगों में बांटने हैं, 12 में किसी को भी एक से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। तो क्या होगा, 12c 7 करो, 7 लोगों को सिलेक्ट करो, हर किसी को एक एक ऑब्जेक्ट पकड़ा दो। 9 ऑब्जेक्ट आपको 7 लोगों में देने, कम से कम एक बटना चाहिए। तो क्या करोगे, एक रिजेक्शन वाला डब्बा भी होगा, कुछ रिजेक्ट भी कर सकते हो आप। तो एक ऑब्जेक्ट के पास कितने ऑप्शन हो गए, 8 ऑप्शन हो गए, ठीक है। तो 8 रेज़ टू द पावर 9 - 1, ठीक है। अच्छा, आज हम क्या करेंगे, अभी ये क्लास तो भी ओवर करते हैं, क्योंकि जो नया टॉपिक है वो थोड़ा सा बड़ा है। अब मैं स्टार्ट करूंगा तो 10 मिनट में हो नहीं पाएगा, तो आज की क्लास हम यहीं पे ओवर कर रहे हैं। आज मैंने एक क्लास रखी हुई है 1 से 2 PM, 1 से 2 बजे, सब बच्चों के लिए, ठीक है, बड़ी ऑप्शनल है। इसमें हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के बारे में, आपकी मैथ्स की तैयारी कैसे चल रही है। तो अगर आप माइक ले सकते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा, हेडफोन वगैरह यूज करके आप उसमें डायरेक्ट 1 टू फेस टू फेस बात कर लेंगे। ये नई मीटिंग कैलेंडर में शो होगी, ठीक है। कुछ बच्चों के मेरे को मैसेज आ रहे हैं कि सर मैं थोड़ा सा डिप्रेस हो रहा हूँ, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। फिर फोन पे कई बार क्या होता है, मैं 5-6 बजे के बाद बिजी हो जाता हूँ, तो मैं उठा नहीं पाता, ठीक है। तो हम ये 1 to 2 PM की मीटिंग होगी, टीम के ऊपर ही होगी। आप माइक यूज करें तो ज्यादा बढ़िया है, बाकी आप चैट बॉक्स पे भी अपना क्वेरी लिखेंगे तो मैं आपको उसका आंसर करूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि पहले मैं बता दूंगा कि किस तरीके से तैयारी करनी है। जैसे हमने ओरिएंटेशन सेशन लिया था, सेम उसी वे में एक छोटा सा सेशन रखेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, किस तरीके से टाइम टेबल मैनेज करना है। अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, ये सब आप मेरे से पूछ सकते हैं। जो इन जनरल बच्चा मतलब घबरा रहा है पूछने से ना, तो आपको घबराना नहीं है। देखो,
अपने लिए ही सोचना है सबको, तो आपका स्कोर इंप्रूव करना चाहिए। बहुत नए बच्चे भी हैं, सबको ये मैं सजेशन दे रहा हूँ, वो प्लीज अटेंड करें। आपके मन में जो भी थोड़ा सा होता है ना कि थोड़ा सा शाइनेस भी फील करते हो, वो सब दूर होगा जब आप मेरे से बात करोगे। तो दिस विल बी इन दी कैलेंडर, आप कैलेंडर पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, आपको वो लिंक दिख जाएगा। तो 1 to 2 PM आज हमारी ऑप्शनल क्लास है। ये सबके लिए कंपलसरी नहीं है। अब जिसको जरूरत नहीं है वो कह रहा है कि भाई मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, मैं जीवन में सुखी हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए जीवन में, तो वो फिर उसको अटेंड करने की जरूरत नहीं है। बट जिसको थोड़ा भी है कि यार चलो मैं थोड़ा डिप्रेस हो रहा हूँ, मैं थोड़ा और टाइम टेबल का डिस्कस कर लेता हूँ, या मेरी कोई और पर्सनल क्वेरी मैं सर से वो पूछ लेता हूँ कि हाँ मैं इतना टाइम देता हूँ, इतना नहीं देता हूँ, जो भी मतलब आपकी पढ़ाई से रिलेटेड क्वेरी है वो आप मेरे से इस सेशन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे 1 to 2 PM। इसमें कुछ भी आगे नहीं पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि भाई इसीलिए मैंने ऑप्शनल लिखा हुआ है तो इसमें मैं पढ़ाऊंगा नहीं, इसमें ये डिस्कशन करेंगे। 2 to 3 हमारी एक्स्ट्रा क्लास है नए बच्चों की, वो ट्रिग्नोमेट्री की है। तो आज 2 to 3 मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लास होती है, वो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर है। ठीक है, चलो मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, हैव अ गुड डे। बाकी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप आएंगे सेशन में।